नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। और सबसे पहले हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के लॉन्च होने से पूरे देश में जिस तरीके से एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिससे भारत का नवनिर्माण होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के सारे प्रावधान 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल जो हैं वो भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में हरियाणा विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुल सचिव की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला हरियाणा राजभवन में आयोजित की गई, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समन्वय स्थापित करना और कार्यों की समीक्षा करना है। वहीं राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने और प्रदेश में इस नीति के सही क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार को बधाई दी। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर आप सभी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार को भी प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करने पर शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से पूरे देश में एक नया युग का शुरुआत हुई है, जिससे नए भारत का नवनिर्माण होगा और युवाओं का भविष्य स्वर्णिम करने में सहयोग होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सफलतापूर्वक लागू करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस नीति के तहत विश्वविद्यालयों में वर्तमान की मांग के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई विश्वविद्यालय नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर चुके हैं। ये बेहद सराहनीय कार्य है। राज्यपाल ने कहा कि इस नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है, जो कि छात्रों के लिए हितकर होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सफलतापूर्वक रूप से लागू करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस नीति के तहत विश्वविद्यालयों में वर्तमान की मांग के अनुसार नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है। मुझे पता चला है कि कुछ विश्वविद्यालय तो नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर चुकी है। इसलिए मैं इन सभी कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रशासन को साधुवाद देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, नई शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकास व्यवस्था लागू की गई है। यह छात्रों के हित में बड़ा फैसला है। वहीं कार्यशाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कुल सचिवों से अपील करते हुए कहा कि वे शिक्षा के आयाम को उच्च स्तर पर ले जाने का मुख्य ध्येय बने और उसे निर्धारित समयावधि में पूरा करें, ताकि इसका लाभ प्रदेश के हर युवा को मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के सारे प्रावधान 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में विश्वविद्यालयों को अहम योगदान देना होगा और मेडिकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के ग्रेड को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इसके लिए विश्वविद्यालयों को पहल करनी होगी। देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसकी घोषणा हो गई है। इस पर पहले भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जो सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुई, हम सब लोगों ने उसमें भाग लिया है और आगे भी उत्तरोत्तर जब भी हम मिले उसके सारे प्रावधान कैसे कैसे हम लागू कर सकते हैं और केवल लागू नहीं, समय से पहले लागू कर सकते हैं,
क्योंकि हमने ये भी घोषणा की है कि देश भर में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कंप्लीशन ईयर रखा है वो 2030 रखा है। हमने तय किया है कि इसको हम क्यों ना 2025 तक पूरा करें, और अगर 2025 तक पूरा करना है तो इसमें सबका अपना अपना योगदान चाहिए। उच्च शिक्षा में इसको लागू करने के लिए हम बड़ी आसानी से इसको लागू कर सकते हैं, फिर आगे उसके बाद स्कूली एजुकेशन के अंदर या मेडिकल एजुकेशन में या फिर टेक्निकल एजुकेशन में, उनमें भी सब में हमको उसको लागू करना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार के ऊपर हम जितने आयाम हैं उनको तत्परता से, कुशलता से और समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होने से विदेशी छात्रों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। जिस प्रकार गुरुग्राम की पहचान औद्योगिक नगरी और कुरुक्षेत्र की पहचान धर्म नगरी के रूप में पूरे विश्व में बनी हुई है, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश को विख्यात बनाना है। दुनिया के जो ऐसे देश हैं जो शिक्षा भारत में लेना चाहते हैं, उनकी अप्रोच दिल्ली के साथ हरियाणा बहुत आसानी से है। दो नगर तो ऐसे हैं जो विश्वव्यापी, जिनका नाम प्रचलित खूब है, यानी गुरुग्राम और दूसरा मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र नाम चाहे वो हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक नगरी होने के नाते दुनिया के अंदर उसका भी नाम है। गीता जयंती का जो स्वरूप हमने खड़ा किया पिछले 3-4 साल में, तब से तो विदेशों के लोग बहुत आते हैं और विदेशों में कुरुक्षेत्र की पहचान बनी है, और उद्योग जगत के नाते से गुरुग्राम की पहचान बनी है। तो इन दोनों स्थानों की पहचान होने के नाते अगर शिक्षा केंद्र में भी हम आगे प्रगति करते हैं तो वहाँ विद्यार्थी बड़ी आसानी से, नाम के साथ भी कुछ जुड़ाव होता है तो आसानी से आते हैं। वैसे हमारे सारे ही शिक्षा केंद्र एक से एक आगे बढ़ करके, चाहे वो रोहतक है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, और अब गुरुग्राम भी आगे बढ़ रहा है शिक्षा क्षेत्र के अंदर। प्राइवेट एजुकेशन की तो बहुत यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। सोनीपत है हमारा शिक्षा केंद्र, बहुत अच्छे प्रकार से उभर रहा है। तो इन स्थानों पर हम विशेष तौर पर जब विदेश के लोग जो शिक्षा लेने आते हैं, उनके आकर्षण का भी कोई ना कोई केंद्र जरूर बनाए, ताकि न केवल अपने ही देश के विद्यार्थियों को बल्कि बाहर के विद्यार्थियों को भी हम इसमें अगर हम जोड़ पाएंगे तो उसके लिए एक अच्छा एक प्रयोजन रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अत्यंत गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उठाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 6 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से हर परिवार की आमदनी 15,000 रूपए मासिक की जानी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है और हमारी योजना के अधीन आता है, उसे उनके घर पर लाभ देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हर परिवार के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पिछले दिनों विधानसभा की सभी कमेटियों के चेयरमैन की बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें कहा गया कि विधान पालिका अपने दायित्व के मुताबिक कार्यपालिका में लग रहे पैसे की जांच कर सकती है। किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें और विधानसभा में रिपोर्ट भी सबमिट करें। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा कमेटियां बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही हैं, लेकिन कुछ सदस्य जो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं उनको चिट्ठी लिखी है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने जो हमारी विधानसभा की सभी कमेटियां हैं उनके जो चेयरमैन हैं उन सभी की एक बैठक की थी, और उस बैठक के अंदर एक दिशा निर्देश दिए थे कि हमारी जिम्मेवारी जो है, जो विधायिका की जिम्मेवारी है, वो कार्यपालिका के अंदर जो भी पैसा हम यानी विधायिका देती है, बजट पास करती है, उस पैसे की देखरेख करना, वो पैसा ठीक स्थान पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, को उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं पर कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, ये सारा काम विधानसभा की समितियों का है, विधानसभा के सभी सदस्यों का। तो उसी दृष्टि से मैंने जो अपने सभी चेयरमैन हैं उनसे निवेदन किया है कि वो विधानसभा के अंदर तो कमेटियों की बैठकें करके अधिकारियों से पूछताछ करते हैं, जो भी सीएजी के पैरे हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि कहीं पर पैसे की लेन देन में गोलमाल हुआ है या पैसे के खर्च करने में कहीं गड़बड़ी हुई है, और उनको जाकर के फील्ड में जाकर के
ऐसे मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, ताकि जो मितव्ययता है या करप्शन है या जो किसी भी प्रकार से सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है उसको चेक करें। वो जो कार्रवाई है वो अपनी एक रिपोर्ट बना करके वो वहाँ पर एक्शन भी ले सकते हैं अधिकारियों के खिलाफ। वो यहाँ पर रिपोर्ट लेकर के रिपोर्ट सबमिट करते हैं और रिपोर्ट सबमिट होने के पश्चात जो उच्च अधिकारी हैं उनको हम मीटिंग के अंदर बुलाते हैं और उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और जिसकी भी जिम्मेवारी होती है उसके ऊपर जिम्मेवारी फिक्स करते हैं। यदि गड़बड़ियां कहीं मिलती हैं हाँ, तो उनके ऊपर एक्शन होता है उनके ऊपर। अभी पिछली बार 3 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। अभी जींद के अंदर अभी एक कमेटी गई थी, वहाँ पर एक अधिकारी के ऊपर जो एक्शन हुआ है। तो निश्चित तौर पर जहाँ जो कमी पाई जाती है, जिसकी कमी पाई जाती है वो हम चेक करते हैं और उसके पश्चात विधानसभा की कमेटियों की मीटिंग्स के अंदर उन मुद्दों के ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ बाई एंड लार्ज जो हमारी कमेटियाँ बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से कमेटियाँ चलाई जा रही हैं और 1 या 2 मेंबर जो अभी कमेटियों की मीटिंग्स के अंदर नहीं आ रहे, तो हम उनसे भी विनती कर रहे हैं कि वो भी अपनी जो वैधानिक जिम्मेवारी है उसको समझते हुए मीटिंग में जो विधानसभा कमेटियों की मीटिंग है उनमें हिस्सा लें, ताकि उनके भी अच्छे सुझाव जो हैं वो कमेटी के अंदर आएँ और उनके सुझावों के अनुरूप उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने सिरसा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि 20 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि वो भी अपने विभागों के लिए कुछ प्रस्ताव ला सकते हैं। विधानसभा में तैयारी हमारी है, अपोजिशन अपनी तैयारी करके आए। हर सेशन से पहले सब्जेक्ट तैयार हो। अपोजिशन का काम है अपनी बात को जोर शोर से उठाना, उनका धर्म है, उनका काम है, वो करें। हमें हर तरीके से हम प्रिपेयर्ड है, कोई कुछ भी पूछे। जब हम सारे ठीक है तो हमें कोई शंका है नहीं कि कल कोई होगा वो होगा, जो कुछ पूछेंगे जवाब देंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोमवार को गन्नौर के विधायक निर्मल चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता टीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश भर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिससे लोगों में काफी उत्साह है और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि है वो ऐसी रही है कि पेपर लीक क्या, पेपर बाहर होता था, लेकिन हमारी सरकार में अगर पेपर लीक हुआ तो कैंसिल भी कर दिया। बीजेपी ने युवाओं को मेरिट और ईमानदारी योग्यता के आधार पर रोजगार दिया है। तिरंगा का पर्व है, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी से इस देश को आज़ाद कराया, और कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया। तो तिरंगा यात्रा उन शहीदों की याद में, और जो सीमाएं जो हमारी सुरक्षित हैं, जो सीमाएं हैं, उन जो रात को जो पहरेदारी का काम करते हैं, कि वो सेना जागती है, हम सब लोग सोते हैं, और देश में उन पर गर्व है। देश के 135 करोड़ उन लोगों पे, शहीदों पे, उनके सम्मान में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथी या दूसरे साथी हैं, सामाजिक व्यापारिक संगठन, सब ने तिरंगा यात्रा निकाली उनकी याद में। और तिरंगा का सम्मान है, तिरंगा हमेशा भारत का ऊंचा रहे और ऐसे ही लहरता रहे। ऐसा कांग्रेस की पृष्ठभूमि यही रही है। कांग्रेस तो पहले लीक क्या खुलता था, उनका पेपर ही बाहर होता था। अगर हमारे पेपर लीक हो गया और हमने उसको कैंसिल कर दिया, सरकार को देखिए कितना बड़ा लॉस होता है इसमें। दोबारा उसके ट्रांसपोर्ट है, जो अधिकारी लगे हैं, स्कूलों में सेंटर थे, कितना पैसा देना पड़ेगा। पर कांग्रेस के मित्रों ने तो कभी करा ही नहीं इस काम का। कांग्रेस के मित्र तो अपना तेरा कौन है वो लगते रहे, और प्रदेश की सरकार में कोई ईमानदारी की बात का मनोहर जी के नेतृत्व में प्रदेश के जो नौजवानों को जो नौकरी मिली है, ईमानदार ने मेरिट मिली है, योग्यता मिली है, उनके जो मेहनत परिश्रम से मिली।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया और जलभराव से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन को अपनाएं, पानी को बचाएं, क्योंकि पानी खत्म हो गया तो अगली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि अब की बार सब्जियों को भी बीमा पॉलिसी में शामिल किया गया। सब्जियों के 30,000 और कपास के लिए 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से फसलें खराब होने पर बीमा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि बरसात से बर्बाद हुई फसल की भरपाई वो अपने निजी कोष से करेंगे। हमारी आगे सब्जियों के किसान के लिए फसल बीमा की योजना आ गई है कि 30,000 रुपये तक का बीमा मिलेगा, 40,000 रुपये तक का बाग में, 30,000 रुपये तक का सब्जी में। तो उसको किसान भाइयों से प्रार्थना है कि उसको अपनाएं। जोखिम जो है किसान का सरकार सारे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। आप इस चीज़ को अपनाएं और जो उत्तम खेती है सब्जियों की, फलों की, बागवानी की, उसको अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। बहुत सारे किसान हैं जिसने मशरूम का खेती करके, जिसने मच्छी पाल करके, जिसने बाग बना के लाखों रुपए एकड़ के हिसाब से कमा रहे हैं। और किसानों की जो आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री का, उसको अपना रहे हैं। और जो ये भाई की फसल पानी बराबर से हुई है खराब, इसकी मैं अपनी पेटी ग्रांट से भरपाई करूँगा। हरियाणा का किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, वो सब समझता है कि नीति बना के जो काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, गरीब आदमी को उसका हक मिल रहा है। और जो पहले प्रथा थी कि भी साहूकार तगड़े वाले पैसे वाले राज करते थे, वो प्रथा हमारी सरकार में नहीं। हमारा ये क्षेत्र है, पानी की कमी है। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन अपनाएं, बागवानी की तरफ जाएं और तालाब में जो रिचार्जिंग करनी है नहर विभाग के अधिकारियों के साथ कि तालाबों में पानी भरवाएं, क्योंकि भूजल को अत्यधिक दोहन की वजह से अगर पानी चला गया तो अगली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे। पानी को बचा के रखना जरूरी है और खासकर मानसून के समय में जितना रिचार्जिंग हम कर दें उतना ही अच्छा हो। महेंद्रगढ़ में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत सतनाली के शहीदी पार्क से शुरू होकर महेंद्रगढ़ के कॉलेज ग्राउंड से होते हुए राव तुलाराम चौक पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर और गाड़ियों के काफिला नजर आए, जिसमें देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे थे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपना संबोधन में कहा है कि वीर शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों वीर सैनिकों ने सरहदों पर तिरंगे के मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। इस तिरंगे के सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। देश के हर नागरिक को तिरंगे पर गर्व है। उन्होंने कहा कि तिरंगा राजनीति का आधार नहीं है, इसमें दूसरी पार्टियों को राजनीति ढूंढना शोभा नहीं देता है। हमारे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। तिरंगे झंडे के लिए जिन ज्ञात अज्ञात शहीदों ने बलिदान दिया है उनको नमन करके देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर जो युवा वर्ग, हमारे बुजुर्ग किसान भाई उठ खड़े हुए हैं, ये एक अभूतपूर्व दृश्य है। और हमारी नीति भी यही है कि राष्ट्र पहले पार्टी बाद में। उसी भावना के साथ हमने पूरे प्रदेश में जो तिरंगा यात्रा निकाली है उसका जबरदस्त लोगों में उत्साह है। और तिरंगे की शान में जिन लाखों शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज की युवा पीढ़ी को उसका स्मरण करते हुए जो तिरंगा उठाया है उनको मैं बधाई देता हूँ। कई सालों से बंद हरियाणा एक्सप्रेस का संचालन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कोसली में रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, विधायक लक्ष्मण यादव और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि हरियाणा एक्सप्रेस सिरसा से वाया कोसली तिलक ब्रिज जाएगी, जिससे यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा। गौरतलब है कि इस रूट पर यह ट्रेन पिछले 25 सालों से बंद थी। कोसली विधानसभा के लोग लंबे वक्त से ट्रेन के संचालन की मांग कर रहे थे। विधायक और सांसद ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लेकर कहा है कि सरकार हर वक्त बात करने को तैयार है। उन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को भी बधाई दी।
25 साल पहले ये ट्रेन कोसली के नाम की ट्रेन थी, हरियाणा एक्सप्रेस वाया कोसली जाती थी सिरसा तक और इधर दिल्ली तक जाती थी। और जब इसका काम पूरा हो गया था मीटर गेज का, तो ये ट्रेन लोगों की, सबकी साथियों की, सब पॉलिटिकल और साथियों की ये मांग थी कि अपना रूट दोबारा से वापस मिले। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है इस रूट को वापस मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनके प्रयास से ये संभव हुआ कि रूट वापस मिला है। कोसली के लिए बिल्कुल जीवन रेखा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो धन्यवाद व्यक्त करूंगा माननीय सांसद महोदय जी का। अब उनके प्रयास से जो 25 साल पहले ये रोहतक डाइवर्ट हो गई थी ट्रेन, उसको रोहतक से इधर लाने में अपनी मशक्कत करी है, इसलिए उनको भी बधाई देना चाहूँगा, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। अब उन्होंने इलाके की इस बड़ी डिमांड को पूरा किया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करूँगा कि वो हर इलाके की समस्याओं को समझते हैं, उसी के हिसाब से उनका निवारण समय समय पे करते हैं। बावल के शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस मौके पर कहा कि तिरंगे की खातिर देश के लाखों युवाओं ने अपनी जान को न्यौछावर किया है और यही वजह है कि हम इन शहीदों को सम्मान देना चाहते हैं। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है ये हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए निकाली गई है, क्योंकि आज हमारा जो देश आज़ाद है वो शहीदों के ही उनके त्याग की वजह से है। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो हम सब लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। और जो आज ये यात्रा निकाली जा रही है, इसका मकसद ये है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको पता लगना चाहिए कि हमारे जो शहीदों ने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रथला से विधायक नैनपाल रावत ने आईएमटी के उद्योगपतियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की है, जहां कई उद्योगपतियों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन राज्य वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत ने दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने सभी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ बताया जाएगा, उन्हें समाधान भी किया जाएगा। HSIDC में जो हमारी कंपनी है, जो कंपनी मालिक हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ आज हमारी बैठक हुई है। यहाँ के विकास को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, कुछ अनाउंसमेंट के भी मुद्दे और अन्य भी बातें हैं, तो उनको लेकर के कुछ चर्चा हुई है। तो इन सभी को मेरे पास आना था, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ही बैठ करके और आपकी बातों को सुनूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार तक आपकी बात पहुँचाऊंगा। तो कोरोना के काल में भी जैसे सड़कों की आपने देखी है बाहर की, वो अच्छी नहीं है और वो मेरे भी संज्ञान में ऑलरेडी मैं इसका मुद्दा भी उठा चुका हूँ। और इसके साथ साथ एक मदर यूनिट जो फरीदाबाद में या पलवल में होनी चाहिए, उसकी भी एक बहुत आवश्यकता हमारे इस जिले को है, दोनों जिलों में कहीं भी हो जाए, ताकि उद्योगपतियों को जो बाहर से सामान मंगाना ले जाना उसकी सहूलियत हो जाए। और इससे क्या है कि एक अच्छा बूम उद्योगपतियों में आएगा। फैक्ट्री वाले अगर अच्छा कमाएंगे तो सरकार को भी जो आमदनी है, जो टैक्स है, उसमें बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। पुंडरी की नए अनाज मंडी में हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन और विधायक रणधीर सिंह गोलन ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान नई अनाज मंडी और पुरानी अनाज मंडी के तमाम आढ़तियों ने शिरकत की। रणधीर सिंह गोलन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पुंडरी विधानसभा के विकास कार्यों की प्रगति के लिए अभी तक 250 से 300 करोड़ रुपए आ चुके हैं, जिन्हें विकास कार्यों पर लगाया जा चुका है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी गांव, कोई भी गरीब विकास से वंचित न रह पाए। पुंडरी हल्के के विकास कार्य के लिए तो लगभग 200-300 करोड़ रुपए तक आगे होंगे। जिस तरह सभी काम है, चाहे पीने के पानी की पाइपलाइन हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे नए ट्यूबवेल हो, चाहे सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हों, चाहे रिपेयर हों, चाहे गरीब भाइयों की चौपाट हों, सामुदायिक केंद्र हों, सभी गाँव में काम चल रहे। कोई ऐसा गाँव नहीं चाहे कितने रास्ते हों, सभी गाँव में काम चल रहे हैं। एक भी काम मेरी विधानसभा का ऐसा नहीं जहाँ पर किसी न किसी रूप में कार्य नहीं हो रहा। वहीं इंद्री में सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में विधायक रामकुमार कश्यप ने लोगों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर सोमवार को इंद्री हलके के
लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि हल्के में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। लोगों ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाया, जिसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। जैसे सोमवार है, हर सोमवार को मैं यहाँ पर अपने हलके की समस्या सुनने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो आप देख रहे हैं आज भी काफ़ी संख्या में, आज तो बहुत ज़्यादा संख्या में आए लोग, इसमें महिलाएं भी काफ़ी आए, पुरुष भी आए, अपनी अपनी समस्या लेकर के आए हैं। यानी विभिन्न प्रकार की समस्या है। वैसे ज़्यादा तो फिर वो रोजगार वाली समस्या है। इसके अतिरिक्त की बिजली विभाग से समस्या है, पुलिस विभाग से संबंधित है, BDO ऑफिस से विकास से संबंधित बहुत काफ़ी वो एप्लीकेशन आए। किसी घड़ी ख़राब हो रही है, किसी के मकान की छत गिरी, किसी फिरनी ख़राब हो रही है। तो ये जो BDP वाले जितने काम थे, हमारे SDO हेमराज जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सारे काम मैंने जितने भी काम थे सारे इनको दे दिए हैं। ये बहुत जल्दी ही उनके जितने कामों को फील्ड में जाकर के उनको देख करके चेक करने के, जो काम करने वाले होंगे उनको शीघ्र ही काम कराने का काम करेंगे। एक तो ये था। दूसरे हैं इनके किसी को फ़ोन करना, मैंने काफ़ी फ़ोन भी किए हैं। इसके तरह SDM की है, कोई पुलिस की है, तो पुलिस के अपने थाना प्रभारी यहाँ पर आए थे, कुछ काम थे, मैंने उनको व्यक्तिगत स्तर से कहकर उनको समाधान करने के लिए बोल दिया है। दोबारा भी उन्होंने आने का आश्वासन दिया था, कहीं सिक्योरिटी में कहीं लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का ये आज मैं समझता हूँ काफ़ी समस्या मेरे सामने आई है। हमारे हल्के के जितने भी हमारे भाई हैं, नागरिक हैं, इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिला संयोजक हैं, हमारे जिला के प्रधान हैं, या संजय भाटिया जी, सभी का हमारे को इसका सहयोग मिला। सभी ने दिल से, सभी ने मेहनत करके तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम किया। हमारा इसमें टारगेट था 2000 का, और तो मेरे ख्याल में फिर हमने टारगेट रखा तो हमारी महिलाएं थी। बहुत मैं महिलाओं को धन्यवाद करता हूँ। तो फिर इसमें 5000 का टारगेट हमारा क्रॉस हो गया। उसमें 6-7 हज़ार की जनसंख्या थी, तो बहुत बड़ी संख्या मैं कह सकता हूँ। सभी का इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता TV।